हेलो एवरीवन, नमस्कार। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि एसएससी की प्रिपरेशन करने में हम लोगों को जीके के पार्ट, खास करके हिस्ट्री का पार्ट जो रहता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। या तो रिलेवेंट मटेरियल नहीं मिलता या बहुत ज़्यादा टॉपिक बातें लिखी रहती है। मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा केवल एसएससी में रिलेवेंट क्वेश्चन जो ट्रेंड में चल रहे हैं उनके बारे में। सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करूंगा और वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में भी डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारत की, ठीक है। सारे इवेंट्स को मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो है अरब अटैक हुआ 712 ईस्वी में, ठीक है, जो कि मध्यकालीन भारत में भारी लोगों द्वारा पहला आक्रमण था। वो कब हुआ था? 712 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया? अरब देशों द्वारा, ठीक है। कहाँ पे किया गया था? वो किया गया सिंध में। और सिंध में जो राजा था उसका नाम था दाहिर। सिंध का जो रूलर था उसका नाम क्या था? दाहिर। इतनी बात हमें कंफर्म याद रखनी है। नेक्स्ट जो बाहरी अटैक हुआ वो हुआ गजनवी, मोहम्मद गजनवी का, जो कि गजनी नाम के स्थान से उठ करके आया था और एक लुटेरा माना जाता था, ठीक। वहाँ पे इसका रूल स्टार्ट होता है 999 ईस्वी में, यानी 1999 ईस्वी में। उसके बारे में ये बात फिक्स है कि उसने 17 बार इंडिया पे अटैक करे थे। जो पहला अटैक था वो किया था विहिंद के रूलर जयपाल पर। यहाँ पे विहिंद की जगह जेपी कर लीजिए, ठीक। विहिंद के रूलर जयपाल पर पहला अटैक किया था। जो फेमस अटैक था वो था, या भयंकर जो अटैक था वो किया था 1025 में, और सोमनाथ के मंदिर पे, जो कि आज के गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये काफ़ी भयानक उसका अटैक था मोहम्मद गजनवी का। उसके साथ जो हिस्टोरियन थे उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहला अलबर्नी था, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। ये चार नाम हिस्टोरियन से रिलेटेड क्वेश्चन में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये महमूद गजनवी से रिलेवेंट क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं डेटाबेस में मैक्सिमम चांस है कि आ सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महमूद गोरी या मोहम्मद गोरी, ठीक। यहाँ पे मोहम्मद गोरी के बारे में पूरी डेटा मैंने लिखे हैं, जिसमें उसका फर्स्ट अटैक जो हुआ इंडिया पे वो हुआ 1175 में, और अटैक किया गया मुल्तान के खिलाफ, ठीक। जो 1178 में अटैक किया गया वो चालुक्य भीम सेकंड के खिलाफ किया गया, लेकिन उसमें चालुक्य भीम सेकंड विन कर जाते हैं, जीत जाते हैं। थर्ड नेक्स्ट जो अटैक किया गया वो 1191 में किया गया पृथ्वीराज थर्ड के सामने, जो कि तराइन का पहला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मोहम्मद गोरी की अगेन हार होती है। नेक्स्ट जो अटैक किया वो किया 1192 में, जिसको तराइन सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। 1192 में मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है, और उसका जो है पृथ्वीराज चौहान के कुछ क्षेत्रों पर हिस्सा हो जाता है या साम्राज्य स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट अटैक जो किया वो किया 1194 में, चंदावर का युद्ध हुआ, जो कि आज के कन्नौज के एरिया से संबंधित है। वहाँ जो राजा था वो था राजा जयचंद, ठीक। कन्नौज के अटैक पे या चंदावर का जो युद्ध हुआ वो 1194 में हुआ, और अटैक किया गया राजा जयचंद पे, ठीक। मोहम्मद गोरी ने जो किया था वो कोयन सिक्के संचालित किए थे। उनके जो एक साइड में थी वो कलमा का चित्र था, और दूसरी साइड जो था वो लक्ष्मी का चित्र था। इतनी बातें हमें मोहम्मद गोरी के बारे में याद रखनी ही होगी, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुलाम डायनेस्टी से रिलेटेड क्या क्या बातें एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो, सबसे पहला गुलाम जो आता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि पहला गुलाम है जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी। 1206 में ये अपना रूल स्टार्ट करता है इंडिया में। अपनी राजधानी जो है वो लाहौर को बनाता है, और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करता है बख्तियार काकी की याद में। ये इनके गुरु थे, एक फैमिली मेम्बर भी थे, ठीक है, बख्तियार काकी। इन्होंने जो निर्माण कार्य किए उनमें फेमस है 2.5 दिन का झोपड़ा, और इनको लाख बक्सा कहा जाता है क्योंकि ये बहुत दानवीर माने जाते थे, यानी लाखों दान दे देते थे। इसकी वजह से इनको लाख बक्सा कहा जाता है।
इनका जो उत्तराधिकारी है वो आया इल्तुतमिश, जो कि इनका गुलाम था और इनका दामाद भी था। ठीक, तो इल्तुतमिश को गुलाम सेकंड भी बोला जाता है क्योंकि ये गुलामों का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था और उसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इतनी बातें हमें इल्तुतमिश के बारे में याद रखनी। नेक्स्ट हम कुछ बातें और देख लेते हैं इल्तुतमिश से रिलेटेड। इल्तुतमिश ने अपना शासन स्टार्ट किया 1210 ईस्वी में। उसने एक संगठन की स्थापना की, तुर्कान-ए-चहलगामी की, जिसमें कुछ मेंबर होते थे। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कंप्लीट कराया, जो कि बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इसने कुछ सिक्के चलाए जिनको टंका या जीतल कहा गया। याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो सिक्के चलाए थे उनका एक साइड में कलमा का चित्र था और एक साइड में लक्ष्मी का चित्र था। तो ये सिक्कों के बारे में। नेक्स्ट, इल्तुतमिश का जो पुत्री थी वो थी रजिया सुल्तान, जो कि इनकी उत्तराधिकारी बनी। और इनके बारे में एक खास बात ये है, और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा जा चुका है, कि वो फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर रही है, यानी कि एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका जो रही है वो रही है रजिया सुल्तान। उनके बारे में खास बात यह है कि उन्होंने अल्तुनिया नाम के एक रूलर से शादी करी थी। और इसके बाद में जो नेक्स्ट उनका उत्तराधिकारी आता है वो आता है बलबन, जिनका शासन स्टार्ट होता है 1266 ईस्वी में। उन्होंने एक नीति अपनाई थी, ब्लड एंड आयरन की नीति। ठीक, ये बड़ी फेमस है, ब्लड एंड आयरन की नीति, जो कि किसने स्टार्ट करी थी? बलबन ने। ठीक, यहाँ पे नियाबत है खुदा उन्होंने उपाधि धारण की थी, यानी कि नियत ने मुझे खुदा के रूप में यहाँ पे भेजा है, इसका मतलब नियाबत ए खुदा उसने बलबन ने उपाधि खुद को दी थी। जिल ए इलाही की उपाधि भी बलबन ने खुद को ही दी थी। देखो, जिल ए इलाही इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क करके रखें। ये लगभग 5 से 6 बार तो एसएससी जेई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जिल ए इलाही की उपाधि किसने धारण की थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने जो काम किया उसमें नैरोज की शुरुआत करी। नैरोज क्या है? एक नया कैलेंडर है जो कि फारसी लैंग्वेज में है, फारसी मंथ के हिसाब से है, वो है नैरोज, जो कि फारसी का नया कैलेंडर है। ये भी बलबन ने ही किया था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन्होंने और क्या क्या काम किए थे। वो था सिजदा एंड पाबोस की पद्धति को लागू करना। सिजदा और पाबोस की पद्धति जो है वो है कि राजा के चरणों में गिर करके उनको प्रणाम करना और उनके पैरों को चूमना। ये इनका सिस्टम जो था, ये किसने शुरू किया था? ये बलबन ने शुरू किया था। इन्होंने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान-ए-अर्ज। तो वो किससे रिलेटेड था? वो आर्मी से रिलेटेड था। ये सॉरी, आई की जगह वाई कर लीजिए। वो आर्मी से रिलेटेड एक विभाग हुआ करता था, दीवान-ए-अर्ज। ये विभाग से रिलेटेड दीवान-ए-खैरात, दीवान-ए-अर्ज, दीवान-ए-खारिज, ऐसे कुछ दीवान-ए-खारिज ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते रहे हैं, तो इनको याद रखें। दीवान-ए-अर्ज कहाँ से हुआ? आर्मी से रिलेटेड, और किसने शुरू किया? बलबन ने। बलबन के बारे में इतनी बातें हमें याद रखनी है। गुलाम वंश का जो लास्ट रूलर रहा है वो केकुबाद रहा है, और अगर केकुबाद की जगह हमारे पास ऑप्शन में कैमूर्स आ जाए तो भी वही करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों एक ही है। कई लोग केकुबाद बोलते हैं, कई कैमूर्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमें गुलाम डायनेस्टी के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग यहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं कि कौन कौन सी बातें एसएससी में पूछी जा सकती हैं। यह है खिलजी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1290 से लेकर 1320 तक। सबसे पहला जो रूलर आता है वो आता है जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1290 में अपना शासन स्टार्ट किया और अपनी राजधानी जो बनाई वो बनाई किलो खेरी। ठीक, इसके बाद में जो रूलर आया वो आया अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया 1299 ईस्वी में। ठीक, यानी ओनली 6 साल ही जलालुद्दीन खिलजी राज कर पाया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे शासन स्टार्ट करता। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही फेमस रूलर रहा है और इनके काम जो है वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इन्होंने इतने अच्छे काम करे थे जो आज भी रेलेवेंट है। इन्होंने जो पहला काम किया वो कैश सैलरी देना स्टार्ट किया, यानी अपने कर्मचारी को जो सैलरी दी जाती थी
वो कैश में दी जाने लगी। उससे पहले सैलरी लोगों को या तो कुछ खाने के लिए दिया जाता था या कुछ पशु या कुछ ज़मीन दान में दी जाती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद में सैलरी जो है वो कैश में दी जाने लगी। हॉर्स मार्किंग, उन्होंने घोड़े पर दागने की प्रथा शुरू करी, यानी एक लोहे की रोड को गर्म करके घोड़े के बॉडी के ऊपर एक मार्क कर दिया जाता था, जिससे ये पहचान में आ सके कि ये किस आर्मी का घोड़ा है, ठीक है, या अपना घोड़ा है या दुश्मन का घोड़ा है। मार्केट प्राइस स्टेबिलिटी, यानी ये इन्होंने जो है बाजार नियंत्रण की नीति का भी बड़ा इनका सिस्टम था, जिसमें किसी भी कमोडिटी की मार्केट में प्राइस इन्होंने फ्लक्चुएट नहीं करने दी, इधर उधर नहीं होने दी। तो ये इनका इकोनॉमी का प्लान था, मार्केट प्राइस स्टेबिलिटी। इनका जो एक वहाँ पे दरबार में एक इंसान था मलिक काफूर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। एग्ज़ाम में सीधा पूछ लेगा कि मलिक काफूर किस राजवंश से संबंधित था या किस मुगल ये किस शासक से संबंधित था, मुगल तो नहीं बोलेंगे, सॉरी। नेक्स्ट, इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो की थी सिकंदर ईसानी की। इन्होंने एक जो सिस्टम चलाया था जब्ता सिस्टम, जो कि टैक्स पे बेस्ड था, यानी टैक्स जो लिए जाते थे वो जब्ता सिस्टम से लिए जाते थे। अब ये जब्ता क्या है? जब्ता ये है कि भूमि का जो है हर 10 साल में उसकी मेजरमेंट किया जाता था लोहे की रोड के द्वारा। उससे पहले जो मेजरमेंट किया जाता था वो एक पेड़ की रोड के द्वारा किया जाता था, यानी पेड़ की छड़ के द्वारा किया जाता था, जिसमें काफ़ी एरर होती थी। इस जब्ता सिस्टम में लोहे की रोड के द्वारा ज़मीन का मेजरमेंट किया जाने लगा हर 10 साल में, और प्रोडक्शन का मेजरमेंट किया जाने लगा या एस्टिमेट किया जाने लगा हर साल में, और उसके आधार पे टैक्स लगाने जाने लगा। तो ये था जब्ता सिस्टम, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इन्होंने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान मुख्तराज। देखो मैंने अभी बताया कि विभागों के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीवान ए अर्ज किससे रिलेटेड था? आर्मी से रिलेटेड था। और यहाँ पे दीवान मुख्तराज किससे रिलेटेड है? टैक्स से रिलेटेड, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि अमीर खुसरो जो था वो निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था, और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही था अमीर खुसरो, जिसको तूती ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। जितनी बातें अमीर खुसरो के बारे में याद रखनी। नेक्स्ट आता है मुबारक खिलजी, जो कि मुबारक खिलजी के बारे में ख़ास बात यह है कि फर्स्ट सेल्फ डिक्लेयर्ड खलीफा, इन्होंने खुद को ही खलीफा डिक्लेयर कर लिया था। खलीफा का मतलब होता है कि खुदा का अवतार, ठीक है। जो इस्लामिक धर्म है उसमें खलीफा का मतलब होता है कि खुदा का जो अवतार है या खुदा के रूप में अगर किसी को पृथ्वी पर भेजा है तो वो मुबारक खिलजी को भेजा है, और ये उपाधि इन्होंने खुद को दी थी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी जो आती है वो तुगलक डायनेस्टी। यहाँ पे देखेंगे कि तुगलक डायनेस्टी ने कौन कौन से अच्छे काम किए थे। तो तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट किया गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक। उनका कार्यक्रम स्टार्ट होता है 1320 से उनका शासन स्टार्ट होता है। उन्होंने जो काम किया वो कैनाल फॉर इरिगेशन, यानी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में सिंचाई के लिए इन्होंने नहरें बनवाई। ये पहला शासक था जिन्होंने नहरों के बारे में सोचने की बात स्टार्ट की, ठीक। इन्होंने एक शहर बसा दिया तुगलकाबाद, ठीक। और जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं वो इनके समकालीन ही थे। तो इन्होंने एक बार तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अथे दूर, यानी कि इनसे गयासुद्दीन तुगलक की और निज़ामुद्दीन औलिया की अनबन रहती थी। तो औलिया ने एक बार गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अथे दूर, यानी दिल्ली पर शासन करना अभी दूर की बात है, ठीक। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट रूलर की हम देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक सेकंड रूलर यहाँ पे आते हैं तुगलक डायनेस्टी में, जिनका कार्यक्रम स्टार्ट होता है उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बाद में 1327 में इन्होंने कैपिटल दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी, और उसका नाम बाद में कन्वर्ट करके दौलताबाद कर दिया गया, जिसको फिर वापस इन्होंने दिल्ली कन्वर्ट कर दिया था कुछ समय बाद। इनको पागल राजा भी कहा जाता है। ये तुगलक डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। पागल राजा इसलिए क्योंकि पढ़े लिखे होने के बावजूद इन्होंने कुछ मूर्खतापूर्ण काम करे, जिसमें एक काम तो राजधानी को स्थानांतरित करना था, जो इन्होंने बाद में वापस लिया। सेकंड था वो था टैक्स से रिलेटेड। दोआब जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है उसमें इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए थे, जो कि इन्होंने वापस लेना पड़ा।
इन्होंने एक करेंसी की शुरुआत करी जिसको टोकन करेंसी भी बोलते हैं, टोकन मनी बोलते हैं, जो कि सोने और चांदी के सिक्कों की जगह इन्होंने तांबे के सिक्के चला दिए। ये फैसला भी इनको वापस लेना पड़ा था, इसलिए इनको पागल राजा कहा जाता है। इन्होंने एक विभाग की स्थापना की थी, दीवान एक को ही, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये थर्ड यहाँ पे विभाग मैं बता रहा हूँ, दीवान ए अर्ज। यहाँ पे पहले भी मैंने बताया था, वो आपको याद रखना है, आर्मी से रिलेटेड। यहाँ पे है दीवान एक को ही, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको शुरू किया था। एक इतिहासकार है इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ही यहाँ पे आए। वो मोरक्को से आए थे और 1333 ईस्वी में आए थे। ये पॉइंट भी यहाँ पे लिस्ट आउट करना है अपने शॉर्ट नोट्स में। नेक्स्ट जो रूलर आता है तुगलक डायनेस्टी में, वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में ख़ास बात है कि इन्होंने जो पहले के जो टैक्स थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय 24 टैक्स, उनको हटा करके 4 ही टैक्स रख दिए। ठीक है, ये एक अच्छा काम किया। एक शहर की स्थापना की, उसका नाम था फिरोजपुर। फुतुक ए फिरोजशाही, इन्होंने खुद की आत्मकथा लिखी जिसका नाम था फुतुक ए फिरोजशाही। इनके शासनकाल में एक दरबारी कवि था, वो था बर्नी, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था तारिक ए फिरोजशाही। इतनी बातें और रखनी है हमें। यहाँ पे जो लास्ट रूलर रहता है तुगलक डायनेस्टी का, वो रहता है नसरुद्दीन मोहम्मद। ये भी हमें याद रखना है। सबसे फर्स्ट कौन सा था, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था, कैनाल किसने बनाई, विभाग किसने बनाया, फिरोजपुर किसने बनाया, तुगलकाबाद किसने बनाया, ये बातें हमें याद रखनी है। और लास्ट रूलर कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो ये हमारी तुगलक डायनेस्टी की बात हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1414 से 1451 तक रहता है। इनका जो फर्स्ट रूलर था वो खिज़र खान था। इन्होंने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क करके रखें, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सैयद डायनेस्टी का स्थापना किसने की थी, खिज़र खान ने। लास्ट रूलर जो रहा है अलाउद्दीन आलम शाह रहा है। ये भी हमें याद रखना है। सैयद डायनेस्टी के बारे में 2 पॉइंट ही हमें याद रखना है। एग्जाम में मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट यही माने जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे लोधी डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। तो लोधी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करता है बहलोल लोधी। ठीक, बहलोल लोधी के बाद में कौन कौन आता है और क्या क्या काम करते हैं, ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट आता है रूलर बहलोल के बाद में सिकंदर लोधी, जिन्होंने 1506 में दिल्ली से कैपिटल ट्रांसफ़र करके आगरा स्थापित कर दिया। ठीक है, और इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पे आगरा कर ले आप, आगरा। 1506 में आगरा को राजधानी बनाया और स्थापना भी इन्होंने ही करी थी आगरा की। इन्होंने जो है खुद को एक उपाधि थी गुलरुखी, या इनका जो उपनाम था वो भी गुलरुखी ही था। इनकी उपाधि के नाम से ही जाना जाता था। इन्होंने खुद को एक उपाधि दी थी जग ए सिकंदरी, यानी पूरे जग का एक तरीके से सिकंदर है, पूरे जग का राजा है, पूरे जगत का, पूरे ब्रह्मांड का राजा है कौन, सिकंदर लोधी। ठीक, नेक्स्ट रूलर जो आता है लोधी वंश में वो आता है इब्राहिम लोधी, जो कि एकमात्र ऐसा रूलर था जो जंग के मैदान में मारा गया था। ठीक, वो कौन था, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये एकमात्र ऐसा रूलर था जो कि क्लीन शेव रहता था, यानी दाढ़ी नहीं करता था। ठीक, मतलब क्लीन शेव, दाढ़ी नहीं बढ़ा के रखता था। ठीक, बाकी सब लोग शेविंग नहीं रखते थे। यहाँ पे इब्राहिम लोधी की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा था जो कि वार में मारा गया था, यानी युद्ध भूमि में मारा गया। और लास्ट लोधी वंश का जो रूलर रहा है वो यही था कौन, इब्राहिम लोधी, जो कि बाबर के साथ पानीपत का युद्ध करता है और उसमें हार जाता है और फिर लोधी वंश का खत्म हो जाता है और फिर शुरुआत होती है मुग़ल डायनेस्टी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैंने बात करी है एसएससी जेईई से रिलेवेंट और प्रैक्टिकली जो चीज़ें पूछी जाती है केवल उनके बारे में। आई होप आपको ये सूटेबल लगी होगी और आप इसको ज़रूर अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर रहे होंगे। अगर आपको ये थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।